नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नेपाल की राजनीति में हाल ही में जो बदलाव आया है वो सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नई सोच, नई पीढ़ी और नए नेतृत्व के उदय की कहानी है। जी हां, रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह, यानी जिन्हें बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री उनका बनना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूं, जिसके लिए आपको सबसे पहले नेपाल की सियासत की पृष्ठभूमि यानी कि उसके ग्राउंडिंग को समझना होगा। नेपाल लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है। राजशाही खत्म होने के बाद 2008 के बाद लोकतंत्र तो आया, लेकिन स्थिरता नहीं आ पाई। 18 सालों में 14 प्रधानमंत्री, सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रही, गठबंधन टूटते रहे, जनता में भरोसा कम होता गया और ये स्थिति आम लोगों को ये महसूस कराने लगी कि पारंपरिक नेता देश को आगे बिल्कुल नहीं ले जा पा रहे हैं। 2025-26 के विद्रोह का जिक्र भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से बदलाव की बयारबही, बदलाव की शुरुआत हुई। 5 मार्च 2026 को नेपाल में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आया। जनरेशन जेड यानी कि युवा सड़कों पर उतरे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब शासन के खिलाफ एक सुर में बोलते नजर आए। तत्कालिक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि ये नई राजनीति की मांग थी। युवाओं का संदेश एकदम साफ था, पुराने नेताओं को हटाओ, नई सोच को लाओ। अब जब बालेन शाह आ गए हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार बालेन शाह है कौन। बालेन शाह का सफर समझ लीजिए, जो कि बेहद दिलचस्प है। उनकी खास बातें: जन्म उनका 1990 में, यानी कि अभी रिसेंटली काठमांडू में हुआ है। पेशा अगर बात की जाए तो वो इंजीनियर हैं, रैपर हैं। भारत की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की है। 2022 में काठमांडू के मेयर बने, निर्दलीय उम्मीदवार थे। 2026 में अब वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। खास बातें क्या है, ये किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, यानी कि आउटसाइडर है। चुनाव में क्या खास हुआ? नेपाल के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शाह ने केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ में ही हरा दिया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने 165 में से 125 सीटें जीती। 2/3 बहुमत मिलने की संभावना ये जताई जा रही है। मतलब इतिहास में पहली बार एक नई पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है। आपको हिंदुस्तान की आम आदमी पार्टी याद आ गई होगी। इतना बड़ा जनादेश क्यों मिला? उसके पीछे रीजन है, जनता बदलाव चाहती थी। पुराने नेताओं से लोग बेहद परेशान चल रहे थे। बालेन शाह की छवि साफ थी, शाह पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। युवा कनेक्टेड थे, वो खुद युवा हैं और युवाओं की भाषा समझते हैं। काम का रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। मेयर के तौर पर उन्होंने कई सख्त फैसले लिए हैं जो कि युवाओं को भाए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषक की अगर बात की जाए तो विष्णु सबकोटा कहते हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, सब पूरा करना मुश्किल होगा। मुख्य चुनौतियों की यहां पर बात कर लेते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जो जेनजी सड़कों पर थे वो चाहते हैं रोजगार बढ़े, सिस्टम रिवॉल्व हो, 360 डिग्री सिस्टम चेंज हो जाए। लेकिन इतने बड़े बदलाव जल्दी करना क्या आसान होगा? जवाब है, आसान नहीं होगा। अपनी पार्टी के अंदर संतुलन स्थापित करना होगा। कई बड़े नेता हैं, जैसे कि रवि लामिछाने की बात करें, माफ कीजिएगा, रवि लामिछाने। चुनौती है उनके सामने पार्टी में संतुलन बनाए रखना, सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बैठाना। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सरकार की योजना तो है, क्योंकि 1990 से नेताओं की संपत्ति के जो जांच है वो पुराने केस फिर से खोलना होगा। जोखिम भी है, बड़े नेताओं से टकराव राजनीतिक विरोध के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके बीच एक और विषय है जिसका सामना करना पड़ेगा बालेन शाह को, वो होगी फॉरेन पॉलिसी। शाह के पुराने बयान हैं जिसमें उन्होंने भारत और चीन पर आलोचना की है। उन्होंने बृहत्तर नेपाल का नक्शा जारी किया था और अब चुनौती है प्रधानमंत्री के तौर पर संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की। जब आप लिमिटेड नेता होते हैं तो आप बयान कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर होते हैं तो वो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। अब भारत का रुख क्या है वो समझिए। भारत नेपाल रिश्ते बहुत गहरे हमेशा से रहे हैं। वजह है सांस्कृतिक संबंध,
खुली सीमा, व्यापार और रोजगार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह को बधाई दी है। मोदी ने साफ संदेश दिया, नेपाल की जनता का फैसला सराहनीय है। साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर कर दी है और ये संकेत हैं भारत नई सरकार के साथ सहयोग चाहता है और जरूरत है। भारत नेपाल संबंधों पर इसका असर क्या पड़ेगा? शाह के नेतृत्व में संभावनाएं क्या हो सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग की बात करें तो सड़क, रेलवे, ऊर्जा पर वो काम कर सकते हैं। व्यापार बढ़ सकता है, दोनों देशों को फायदा हो सकता है। अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बॉर्डर प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन शर्त होगी, शाह को संतुलित नीति अपनानी ही होगी, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, वो कोई छोटे नेता बिल्कुल नहीं है। क्या बालन शाह अलग हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कई मायने में। पुरानी राजनीति, बालन शाह परिवारवाद से नहीं आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि आम है, भाषण ज्यादा देते हैं और काम पर भी फोकस करते हैं। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, साफ छवि है। धीमी प्रक्रिया की बात की जाए तो कोई धीमी प्रक्रिया वो नहीं अपनाते, बल्कि तेज क्विक फैसले लेते हैं। पहले 100 दिन किसी भी सरकार के इंपॉर्टेंट होते हैं। बालन शाह की सरकार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। शुरुआती 100 दिन तय करेंगे कि सरकार सफल होगी या फिर असफल हो जाएगी, जनता का भरोसा बना रहेगा या फिर सरकार की जो नीतियां हैं उस पर धराशायी हो जाएगा। सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, प्रशासनिक सुधार और ट्रांसपेरेंसी। जनता चाहती क्या है? युवा कार्यकर्ता युजान राज भंडारी कहते हैं कि वो सुशासन चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और सरकार की तरफ से जवाबदेही भी चाहते हैं, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार फेल हुई तो फिर से आंदोलन खड़ा हो जाएगा। संवैधानिक सुधार की बहस होगी और नेपाल में अब चर्चा हो रही है कि क्या संविधान में बदलाव चाहिए, क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शाह सरकार पर समिति बना सकती है। मीडिया और संवाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। शाह के स्वभाव की अब बात कर लेते हैं। वो बेहद कम बोलते हैं, ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मीडिया से संवाद करना जरूरी होगा। जवाबदेही जिसकी मांग लगातार जनता करती आ रही है वो जरूरी होगी। क्या ये नया नेपाल होगा? कई लोग इसे न्यू नेपाल कह तो रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? युवा नेतृत्व है, नई राजनीति का आगाज है, ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। अवसर कई बार जोखिम बन जाता है। कैसे? ऐतिहासिक जनादेश है, युवा समर्थन है, छवि साफ है, पर जोखिम है अनुभव की कमी की वजह से। ज्यादा उम्मीदें हैं जनता की और राजनीतिक विरोधों का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। ये सरकार तो मिली है, लेकिन चुनौती और चेतावनी के बल पर कि अगर रास नहीं आई तो बदल देंगे, आंदोलन खड़ा होगा। क्या बालन शाह सफल होंगे? बालेंद्र शाह का जो उदय है वो बड़े बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीद, युवाओं की ताकत और सिस्टम बदलने की कोशिश, इन सब की तस्वीर है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या वो उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? अगर हाँ तो नेपाल एक नई दिशा तय करेगा, और अगर नहीं फिर वही अस्थिरता लौट सकती है। ये नेपाल की कहानी है, ये भारत और नेपाल की कहानी है, ये भारत, नेपाल और चीन की कहानी है, ये बालन शाह की कहानी है, जिसे अब बालन शाह तय करेंगे कि वो अपनी कलम से सुनहरा लिखेंगे या पन्नों पर वापस से नेपाल की अस्थिरता की स्याही फैली हुई नजर आएगी। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए साइनिंग ऑफ।